आज हम 1930 से ऑनवर्ड्स की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह हमने कल बात की थी, उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 1930 बड़ा एक डिस्टर्बिंग ईयर है फॉर ब्रिटिश, बल्कि 1929 एंड 30। एक तरफ तो ग्रेट डिप्रेशन, जो अक्टूबर 1929 में यूएस में आया और उसका इम्पैक्ट फिर ब्रिटिश इकोनॉमी पर भी हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर भी ब्रिटिश पे आना शुरू हुआ। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी चेंजिंग हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज, नई पार्टी आ गई। नई पार्टी जो आई उसको कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, जो उस वक्त इलेक्शन जीत के ग्रेट ब्रिटेन में आई। इंडियन पॉलिटिक्स 1927 से 1930 तक ये भी ब्रिटिश के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि ब्रिटिश के साइमन कमीशन को इंडियंस ने कोऑपरेट नहीं किया इसके साथ। प्लस इन एडिशन टू दिस, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसका काफी प्रेशर। और फिर 1930 में जो गांधी ने इंडिपेंडेंस का स्लोगन रेज कर दिया, उसकी वजह से एक मैस प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्या किया जाए? नई गवर्नमेंट भी आ चुकी, तो डिसाइड ये किया गया कि इनवाइट किया जाए तमाम जो मेजर लीडरशिप है इंडिया की, उसको इनवाइट किया जाए। कहाँ इनवाइट किया जाए? इनको लंदन बुलाया जाए और बातचीत की जाए। इस बातचीत के सिलसिले को फिर हमारी फ्रीडम मूवमेंट में कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं। फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1931 में, और थर्ड 1932। इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो इसकी आउटकम है, वो एक इमीडिएट आउटकम है, जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड 1932 का। और लॉन्ग टर्म आउटकम इसकी वो इंडियन एक्ट ऑफ 1935।
सो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया जी जाना, कांग्रेस नहीं गई। कांग्रेस रिजेक्टेड टू पार्टिसिपेट, नहीं किया। सही जी। ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये नवंबर 1930 से शुरू हुई और ये जनवरी 1931 तक चली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, दूसरे बहुत से और ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया। इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ, उसमें इकबाल ने अपनी तकरीर भी कर दी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो लंदन में थी, तमाम मेजर लीडरशिप, उसने इस एड्रेस को ऑन भी नहीं किया कि नहीं जी ये मुस्लिम लीग का बयानिया नहीं है, ये इकबाल का अपना ख्याल है। एनीवेज, इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्ना को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली इन द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश रिकॉग्नाइज किया, ब्रिटिश ने, कि हाँ इंडिया में फेडरेशन होनी चाहिए, हाँ जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हाँ जी सिंध को बॉम्बे से अलहदा होना चाहिए, हाँ जी 33% मुस्लिम्स के लिए सीट्स होनी चाहिए। ये चीजें इन्होंने रिकॉग्नाइज की, इसके अलावा बाकी नहीं रिकॉग्नाइज की, लेकिन ये चीजें रिकॉग्नाइज की गई। ठीक है जी। इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट है वो ये है कि इसको कहा जाता है नीदर a success nor a failure, बिकॉज ब्रिटिश नो डाउट ये रिकॉग्नाइज तो इन्होंने किया कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, बट जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो नीदर अ सक्सेस नॉर अ फेलियर। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस के बगैर आप सक्सेसफुल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा देंगे तो कांग्रेस तो और ज्यादा प्रोटेस्ट कर देगी। सही है जी, बढ़ जाएगा प्रोटेस्ट। और अगर आप इसको कांग्रेस के बगैर सक्सेसफुल कह देंगे तो फिर भी कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी कि जी हमें तो सुना ही नहीं गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें मेजॉरिटी पार्टी है। लेकिन ड्यूरिंग द सेशंस, जो मुख्तलिफ सेशन होते गए, उनमें जिना की इन पॉइंट्स को, इन बातों को माना गया कि हाँ यार ये बात ठीक कर रही। बट ब्रिटिश किसी भी सूरत में कांग्रेस को नाराज करके इंडिया में कोई बड़ा रिफॉर्म पैकेज नहीं ला सकते। और कांग्रेस क्या चाहती है? फ्रीडम, आजादी। सो ये बात तय थी कि जब तक कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक मामलात आगे नहीं चल सकते। सो हम देखते हैं फिर कि मार्च 1931 में उस वक्त का गवर्नर जनरल इरविन, इसकी गांधी के साथ मुज़ाकरात हुए, इसको इरविन गांधी पैक्ट कहते हैं। 1931 इस पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस प्रॉमिस्ड टू टेक पार्ट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि जी हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ठीक है जी। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चली। सही जी। इसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी किया,
बाकी पार्टीज ने भी किया। सही है जी। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जब एंड हुआ तो इसमें बड़ी फेमस स्पीच है गांधी की, ऑनलाइन भी अवेलेबल है इसकी ये स्पीच सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ये स्पीच ऑनलाइन पड़ी हुई है, इसको जरूर पढ़ें। इस एक सिंगल स्पीच से गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फेलियर करवा दिया, फ्लॉप करवा दिया। क्योंकि पार्टिसिपेशन की बात हुई थी ना कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, वो तो हमने कर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? आजादी। इंडिपेंडेंस से कम किसी भी चीज पर कांग्रेस नहीं मानेगी जी। सो आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ा इशू था कि भाई ये हमारे साथ हो क्या गया। हम इनसे बात करना चाहते हैं और क्या इंडिया को कैसे चलाएं, और ये तो किसी तरफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। सही है। अब हुआ ये कि एट द एंड ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो सीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कांग्रेस की कितनी सीट्स, मुस्लिम्स की कितनी सीट्स एक्सेट्रा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा इंडिया में, तब तक ये मुख्तलिफ ग्रुप्स कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। मुस्लिम्स का सबसे बड़ा इशू ही यही है कि हमारी सीट्स कितनी होंगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, प्लस जो प्रोविंसेस हैं उनमें हमारी सीट्स कितनी होंगी। और कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा फियर ये है कि ये जो सेपरेट इलेक्टरेट्स दिए जाते हैं, इससे जनाब इंडियन पॉलिटिक्स खराब होती है। हमने सेपरेट इलेक्टरेट्स पे बड़ी डिटेल में पहले बात की हुई है। सही है जी। तो इनका ये ख्याल था कि हमें इन चीजों को बेहतर करने के लिए ये सीटें एलोकेट करनी पड़ेंगी। ये सीट एलोकेशन सेंटर में भी हुई। सेंटर में प्रॉमिस किया गया 33% सीट्स मुस्लिम्स के लिए कि जनाब मुस्लिम्स को दी जाएंगी। फिर ये भी कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा। फिर ये भी कि NWFP में रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। फिर ये भी तय हुआ कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फेडरल होगा। इसके साथ फिर मुस्लिम्स एंड अनटचेबल्स एंड सिख कम्युनिटी, इन तमाम की प्रोविंसेस में सीट्स भी फिक्स की गई, तमाम सूबों में। फिर ये भी कि सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी तो 1909 से सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था, सिख कम्युनिटी को 1919 में, अनटचेबल्स को भी यानी कि दलित, अछूत, इनको भी 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। ये जो तमाम ये पॉइंट्स ब्रिटिश ने ऑफिशियली मान लिए, इन तमाम को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड 1932 का। ये इतना बेहतरीन अवार्ड है
कि 1932 से लेके 1947 तक इंडिया में जो सीट्स की एलोकेशन है, इस पर फिर कोई इशू बड़ा नहीं हुआ। इन्होंने फिक्स कर कि यही इनका असल मसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर ली, रिलक्टेंटली एक्सेप्ट, क्योंकि बलूचिस्तान की बात नहीं थी ना बीच में। बलूचिस्तान को अलाउ नहीं किया अंग्रेजों ने, एनडब्ल्यूएफपी को अलाउ कर दिया, बलूचिस्तान को अलाउ नहीं किया। तो रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी सारी बातें नहीं मानी, लेकिन जो मान ली है ठीक है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा इशू था। अगर वो इसको एक्सेप्ट करें तब प्रॉब्लम, क्योंकि कांग्रेस जो स्टांस बना चुकी हुई थी कि हमने तो अब आजादी लेनी है, तो अगर इसको एक्सेप्ट करें तो मतलब वो रिफॉर्म्स और ब्रिटिश की अम्ब्रेला में रहना, इन चीजों को कबूल कर रहे हैं। और अगर इसको रिजेक्ट करें तो अनटचेबल्स, वो जाहिर है फिर कांग्रेस उनकी सपोर्ट लूज कर जाएगी। सो ऐसे हालात में फिर गांधी ने हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल, कि जी ये हिंदू वोट को डिवाइड करने की साजिश है, अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो हम हिंदू एक है। ये जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक, इससे वाज़ेह हो जाता है कि कांग्रेस, जो अपने आप को उस वक्त एक सेकुलर पार्टी कहती थी, लेकिन इस हंगर स्ट्राइक में हिंदू वोट को इंपॉर्टेंस नजर आती है कांग्रेस के नजदीक। सो कांग्रेस थ्योरेटिकली तो, इन थ्योरी तो कांग्रेस सेकुलर हो सकती है, लेकिन इन प्रैक्टिस कांग्रेस का ज्यादा वोट बैंक जो है वो हिंदू वोट बैंक था। आफ्टर दैट ब्रिटिश का ये ख्याल था कि भाई अब हमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुई। सही है, ये लास्ट इसको कहते हैं। लेकिन ये भी एक फेलियर हुई। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफिशियली, इनमें कोई सक्सेसफुल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि 1932 में कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स, जिनमें से एक बड़ा नाम चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी कॉइन कर दिया और क्रिटिक किया कि इवन मुस्लिम लीडरशिप भी मुसलमानों के राइट्स के लिए सही तरह काम नहीं कर रही। ये नाउ एंड नेवर, ये पैम्फलेट बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें इवन मुस्लिम लीग की लीडरशिप को भी क्रिटिसाइज किया गया, और उन्होंने एक अलहदा इलाका पाकिस्तान का, उसका नाम भी तजवीज किया। मुस्लिम लीग ने इसको भी ऑन नहीं किया कि नहीं भी हम उस वक्त की मुस्लिम लीग का, ये हमारा ख्याल नहीं है, हम ऐसा नहीं समझते। नेवरदलेस 1927 से लेके 1932 तक आ गए। ब्रिटिश की जो इंटेंशन थी वो तो यही थी कि इंडिया में नई रिफॉर्म्स लेके आनी, लेकिन वो ऐसा अभी तक नहीं कर सके 5 सालों में।
सो व्हाट दे डिसाइडेड सब्सिक्वेंटली कि भाई हमें ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकियों से जो पूछना है ना, इसको खत्म करें और अपने नए रिफॉर्म्स पर काम करें। सो जो भी डेवलपमेंट्स हुई उस वक्त, फिर साइमन कमीशन जो है उसने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा चुकी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में जमा हो गई थी। फिर जो कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हुआ, प्लस जो कुछ कम्युनल अवार्ड में हुआ, इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम, ठीक है जी, एक एक्ट डेवलप किया और 1935 में वो एक्ट पास हो गया, जिसको आप कहते हैं इंडियन एक्ट ऑफ 1935, इंडिया का आखिरी बड़ा एक्ट। सही है? बड़ा मशहूर एक्ट। इंडिया में खास तौर पर ब्रिटिश इंडिया में 1861 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्ट, फिर 1892 का एक्ट, फिर 1909 का एक्ट, फिर 1919 का एक्ट और आखिरी बड़ा एक्ट 1935 का। सो इस एक्ट में ऐसा क्या था? 1935 का एक्ट, उसमें डिक्लेयर किया गया कि इंडिया एक फेडरेशन होगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी इंडिया के सूबों को गारंटी की गई। सही है? सिंध ऑफिशियली सेपरेट हो गया फ्रॉम बॉम्बे। 33% सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर मुस्लिम्स, ये बात भी मान ली गई। सही जी। तो देखते हैं जरा। और फिर 1919 में डायरकी प्रोविंसेस में लगाई गई थी, ये हमने बात की हुई है पहले। लेकिन 1935 में ये डायरकी सेंटर पे, मरकजी हुकूमत उस पर लगाई गई। तो इसको समझना फिर जरूरी है 1935 के एक्ट को। एक तरफ इसका फेडरल पार्ट है और दूसरी तरफ इसका प्रोविंशियल पार्ट है। फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि इंडिया फेडरेशन होगी। फिर ये जो आज आप सुनते हैं ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियली इसको 1935 में एंडोर्स किया गया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया, जिस तरह हमारा स्टेट बैंक पहले नहीं होता था। और इसके साथ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी होगी, उसको हाईलाइट किया गया। और प्रोविंशियल पार्ट में तो ऑफ कोर्स फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गारंटी की गई। लेकिन ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसमें एक तरफ तो लिखा गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स सेंटर चलाएगा फेडरलिस्ट, कुछ डिपार्टमेंट्स
प्रोविंशियल लिस्ट सूबा चलाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स उनको कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका लिस्ट, यानी उस पे सेंटर भी लॉ मेकिंग कर सकता है, सूबा भी कर सकता है। सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, बट विद कंकरेंट लिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स वो कंकरेंट लिस्ट में। अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई लॉ बना लेती है तो फिर सूबा उस पर लॉ नहीं बना सकता, और अगर सूबे ने लॉ बनाया और बाद में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया तो सूबे का लॉ सेट असाइड हो जाएगा और सेंटर का ही चलेगा। यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो थी, बट ब्रिटिश ने अपना इन्फ्लुएंस भी रखा। नेवरदलेस 1935 में वही गवर्नर जनरल, वाइसराय, इंडिया का रूलर। तो एक तरफ पहले क्या होता था, यानी हम प्रीवियसली अगर देख लें तो उससे हमें चीज समझ आ जाएगी। वही गवर्नर जनरल, वही वाइसराय, इसके नीचे एक एग्जेक्टिव काउंसिल और दूसरी सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के दो हिस्से, ऐसे ही एक इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा सेनेट कह लें आप या काउंसिल ऑफ स्टेट कह लें। ये प्रीवियसली तो यही प्रैक्टिस थी, लेकिन 1935 में क्या किया गया, एग्जेक्टिव के फ्रेमवर्क में 10 इंडियन मिनिस्टर्स वो मुख्तलिफ इंडिया के डिपार्टमेंट चलाएंगे सेंट्रल लेवल पर, इलेक्टेड बाय दी सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर ये इलेक्ट करके देंगी 10 वजीर कह लें आप। इनके लिए नाम रखा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके साथ 3 ब्रिटिश चांसलर्स भी अपॉइंट होंगे। ये ब्रिटिश चांसलर्स फॉरेन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, डिफेंस एक्सेट्रा, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये 10 जो इंडियंस हैं, सही है, जो कि इलेक्ट होके आएंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर से, वो देखेंगे। सो एक डायरकी होगी कि कुछ डिपार्टमेंट्स अंग्रेज चलाएंगे, स्पेसिफिक कर दिया, और कुछ डिपार्टमेंट्स इंडियन लीडरशिप चलाएगी। दूसरी तरफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या करेंगे। लेजिस्लेचर में ये डिसाइड हुआ कि जो इंडिया का यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो। एक कहलाएगी फेडरल असेंबली, जबकि दूसरी सेनेट। फेडरल असेंबली का टेन्योर 5 इयर्स का होगा। इस असेंबली में 33% मुस्लिम्स को सीट्स मिलेंगी जी। इस फेडरल असेंबली के 375 मेंबर होंगे, 250 इलेक्टेड इंडियंस होंगे और 125 इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी राज्य महाराजों की रियासतें, उनकी तरफ से जो अपॉइंटमेंट आएगी वो भी। यानी इन 375 में कोई अंग्रेज नहीं होगा, कोई गोरा नहीं होगा। सही है जी। जबकि दूसरी तरफ सेनेट, इसके होंगे 260 में।
इनमें से 156 इंडियंस होंगे, ब्रिटिश इंडिया के, और 104 इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। यूं इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी जिसमें कोई अंग्रेज नहीं होगा, सब इंडियंस ही होंगे। बट मजे की बात यह कि इस फेडरल पार्ट को इंडियन जो स्टेट्स थी राजे महाराजों की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि हम क्यों इंडियन फेडरेशन का हिस्सा बने, हमें जरूरत ही नहीं, हम अपना जिस तरह चल रहे हैं हम चलते रहेंगे, हमें जरूरत नहीं है। इंडियन स्टेट्स की तरफ से इनकार की वजह से ये जो फेडरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कभी भी इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ जी। ये डेडलॉक में ही रहा मामला टिल 1947। यानी ये जो असेंबलियां हैं ये कभी इंडिया में बनी ही नहीं। तो जब फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुश्किल हो रही है इसको लगाने में, तो डिसाइड हुआ पहले प्रोविंसेस में इलेक्शन करवा लिए जाए, सूबों में इलेक्शन करवा लो, उसके बाद फिर फेडरल पार्ट को बाद में देखेंगे। तो हम देखते हैं फिर इसके तनाजुर में इलेक्शंस हुए 1937 में। उस वक्त के इंडिया में 11 सूबे हैं। पंजाब है, सिंध है, सही, NWFP है, बंगाल है, और दूसरी तरफ CP, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बॉम्बे एंड मद्रास। एक आसाम भी है जी। तो इन 11 सूबों में इलेक्शन करवा लेते हैं। तो 11 सूबों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो बने, सेंटर पे फिर नेगोशिएशंस करते रहेंगे। सो 1937 में ये इलेक्शंस हुए। 8 प्रोविंसेस में आउट ऑफ 11 कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई, या कांग्रेस के जो अलाय पार्टनर्स थे वो कामयाब हुए। सही है जी। और जहां तक बात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 11 प्रोविंसेस में टोटल जो मुसलमानों की सीटें थी वो थी 496, इन 11 सूबों में, कहीं कम कहीं ज्यादा मिला के। और 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 496 सीट्स में से सिर्फ 108 सीट्स जीत सकी, और इन 108 में से भी 66 सीट्स मुसलमानों की, वो तो सिर्फ यूपी में थी। जिनमें से मुस्लिम्स 60 ऑड के करीब सीट्स, सॉरी इन 14, इनमें से नहीं, इनमें से तो कुछ 60 और सीट्स जो है वो मुसलमान मुस्लिम लीग जीत गई यहाँ से। सो इमेजिन करें कि बाकी पूरे इंडिया से, इफ एग्जैक्ट फिगर 58 है, तो बाकी इंडिया से सिर्फ 50 सीटें ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत सकी आउट ऑफ 496। सो बहुत बुरे हालात थे मुस्लिम लीग के, जबकि कांग्रेस 8 सूबों में गवर्नमेंट बना गई। ये जो टाइम है फिर
इस इलेक्शन से ऑनवर्ड इसको कहते हैं फिर आप कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। सही है। मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एक इमीडिएट रीजन है जी। जो डिमांड फॉर पाकिस्तान है उसकी जो पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है वो इन्हीं 2 सालों में हुआ। इन 2 सालों में कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसने मुख्तलिफ मुस्लिम लीडरशिप को यूनाइट कर दिया, इकट्ठे हो गए मुस्लिम लीडरशिप जिना के अम्ब्रेला के अंडर। सो ऐसा क्या था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने ऐसा क्या किया कि जिससे मुस्लिम्स को काफी इशू आए इन 11 सूबों में। सही जी। पहला बड़ा इशू तो कांग्रेस की तरफ से ये स्लोगन्स का रेज किया जाना कि देयर इज ओनली वन पार्टी इन, देयर आर टू पार्टीज इन इंडिया, सॉरी। देयर आर टू पार्टीज इन इंडिया, ब्रिटिश एंड कांग्रेस। क्योंकि जी हम इलेक्शन जीते हैं और कोई भी पार्टी जो है वो इतनी बड़ी नहीं, ना हम बाकी ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तो बहुत बुरा हाल था। 496 मुस्लिम सीट्स में से सिर्फ 108 जीती। बहुत बुरा हाल था। सो कांग्रेस ने फिर इन 2 सालों में ऐसी प्रोविजंस शुरू करवाई कि जिससे मुस्लिम में जो नेशनलिज्म की सेंटिमेंट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ी, जिन्ना के और करीब आना शुरू हो गए मुस्लिम्स। तो ऐसा था क्या, अभी याद रखें कि ओहो कहाँ गया। अच्छा भाई, साथ साथ ना ये पॉइंट्स लिखते रहा करें, क्योंकि नेट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर स्लाइड्स सारी खत्म हो जाती हैं। कल ऐसा ही हुआ था। कल करंट अफेयर की क्लास में जो है वो यही काम हुआ। अच्छा जी, तो कांग्रेस की क्या ऐसी, एक तरफ ये याद रखिएगा जी कि बिहार और सीपी में कांग्रेस ने अलायंस करके हुकूमत बनाई थी विद अ पार्टी नोन एज हिंदू महासभा। यानी कांग्रेस के अलावा ये एक और पॉलिटिकल पार्टी थी, हिंदू महासभा। इसके साथ अलायंस बनाया। बाकी जगहों पे कांग्रेस की फिर एनडब्ल्यूएफपी में बादशाह खान के साथ अलायंस बनाया और हुकूमत बना ली। बाकी जगहों पर कांग्रेस की खुद की गवर्नमेंट थी, बॉम्बे, उड़ीसा, यूपी, सीपी, मद्रास। एक रह गया, आसाम। आसाम भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, लेकिन हमारे यहाँ पर सीएसएस के लेवल में जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, अगर कोई रिसर्च में एंगेज होना चाहता है तो उसके लिए आसाम की स्टडी बड़ी मजेदार हो सकती
अब इन्होंने किया क्या, बेसिकली ये इशू नहीं था कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म कर दिए सब कुछ कर दिए। कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझना बड़ा जरूरी है। तो कांग्रेस बिलीव करती थी ओपन मेरिट पे, यानी नो कोटा सिस्टम। ओपन मेरिट होना चाहिए। ये जो कोटा सिस्टम है, इसकी बजाय काबिल लोग, उनको सामने आना चाहिए। अब जाहिर है जो जो कोटा एंजॉय कर रहे थे, खास तौर पे मुस्लिम्स, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जॉब्स में, जो कोटा अवेल कर रहे थे, वो सारा भाई हम नहीं मानते, और ओपन मेरिट होना चाहिए। इससे काफी रिजेंटमेंट्स आई, यूनिवर्सिटियों में दाखिले, जॉब की अपॉर्चुनिटीज, उसमें कोटा की वजह से मुसलमानों को बेनिफिट्स तो मिल जाते थे। लेकिन अब जनाब ओपन मेरिट है, जो काबिल होगा वही आएगा जी। जहां जहां जिन जिन सूबों में कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्हें काम करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद कांग्रेस का यह ख्याल था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन करिकुलम होना चाहिए। ये वारदा स्कीम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके जिम्मे लगाया गया कि एक करिकुलम बनाया जाए पूरे इंडिया का, ताकि एक नेशन के तौर पर डेवलप हो। अब नाम के हद तक तो डॉक्टर जाकिर इसको लीड कर रहे थे, वारदा एजुकेशन स्कीम को, लेकिन इसमें भी हिंदू इन्फ्लुएंस, हिंदू गॉड्स और हिंदू मैसेंजर्स जो हैं, उनके लिए ज्यादा पेजेस, ज्यादा डिटेल्स, मुस्लिम जो मैसेंजर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी जो लोग, उनके लिए कम पेजेस और खत्म करने वाली बात। फिर इसी तरह खास तौर पर बिहार में और सीपी में, जहां पर सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का नहीं था, तो यहां पर विद्या मंदिर स्कीम शुरू हुई। विद्या मंदिर स्कीम में जो बड़ी बड़ी, आप कह लें कि थे टेम्पल्स थे, उनको जी एजुकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करें। विद्या, तालीम, मंदिर, ऑफ कोर्स मंदिर। तो इसमें भी फिर मुस्लिम्स के लिए इश्यूज थे कि जनाब मुस्लिम्स को खास तौर पे सीपी और बिहार में इंडियनाइज किया जा रहा है, उनकी इंडियनाइजेशन की जा रही मुसलमानों की। सो ये वो एस्पेक्ट्स के जो हमें राउंड, फिर कांग्रेस कमेटीज हर सूबे में, हर जगह, इन एवरी प्रोविंस, कांग्रेस कमेटी होगी, और कांग्रेस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही लॉ मेकिंग होगी। इन इस चीज से फिर इवन पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम लीडरशिप थी, वो जिना के करीब आती गई। क्योंकि हर जगह कांग्रेस कमेटीज जो है वो मुदाखलत करना शुरू हो गई।
ये नहीं पेपर में अब आपने लिखना कि वो हमारे मस्जिदों में मुर्दा गोश्त फेंक देते थे, वो यूं करते थे, वो यूं करते थे, उसको बड़ा ऑब्जेक्टिव देखना है। अबुल कलाम आजाद, ABUL, अबुल कलाम आजाद, ये अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें लिखते हैं कि जनाब, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो कहते हैं नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट, नॉट इवन a single incident whereby यानी ये अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट वेयर बाय मुस्लिम्स जो हैं सफर्ड ह्यूज लॉस, कोई एक वाक्य नहीं। तो बात भी ठीक है उनकी, क्योंकि असल में तो ये कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज थी, इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई वायलेंस हुई है, कोई जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना जी, जब कोटा खत्म होगा तो मुसलमानों के लिए, आज इमेजिन करें ना अगर कोटा खत्म हो जाए, तो सिंध, पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबों के जो स्टूडेंट्स हैं उनका CSP बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा सीटें तो सारी पंजाब ले जाएगा, पंजाब में ज्यादा कंपटीशन होता है। सही है? सो अबुल कलाम आजाद जब ये बात करते हैं तो ठीक करते हैं कि कोई वायलेंस नहीं हुई है, कोई ये नहीं है कि मैसेकर्स हो गए और खून बह गए, कोई बड़ी अट्रोसिटीज नहीं हुई। मुस्लिम्स की तरफ से पीरपुर रिपोर्ट एंड शरीफ रिपोर्ट ये इशू की गई कि जी हमारे साथ कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। However, 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो इस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज अपनी वॉर में इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और इस पर इन प्रोटेस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से इन्होंने रिजाइन कर दिया 1939 में, कि जी हम हैं मेजॉरिटी पार्टी, और हमें मेजॉरिटी पार्टी से तो बात ही नहीं की गई, अंग्रेजों ने पूछा भी नहीं, और इंडिया के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जी। बड़ा एक प्रिंसिपल डिसीजन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, कि चलो शुक्र है कांग्रेस मिनिस्ट्री से जान छूटी। इस तमाम फेज ने, जो कि 1927 से शुरू होकर 39 तक आती, इसमें मुस्लिम्स का जो कॉन्शियसनेस का लेवल था वो हाई हुआ जी, ऊपर गया।
यही वजह है कि हमने अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, तो हमने इस पर इवन डे ऑफ डिलीवरेंस भी मनाया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के शुक्राने का दिन, शुक्र जान छुटी। बट साइमल्टेनियसली विद इन नेक्स्ट 5 months, अक्टूबर 1939 से ऑनवर्ड्स, अगले 5 सालों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फोरम से लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको आप कहते हैं 1940 23 मार्च, ये भी अप्रूव हुई कि भाई अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कांग्रेस के साथ एक मुल्क में रहना। यानी जो बात बहुत पहले इकबाल 1930 में की, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1940 में समझ आई। इस जमन में जो सबसे अच्छा सोर्स है वो के अजीज का द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, सॉफ्ट फॉर्म में हमने ग्रुप में भी अपलोड कर दी थी। अगर किसी को चाहिए तो वो फिर वाहिद से रब्ता कर ले, दोबारा अपलोड कर देंगे। तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में के अजीज उन तमाम प्लान्स को डिस्कस करता है पर्टेनिंग टू फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए, तो उन तमाम को डिस्कस करता है। और लाहौर रेजोल्यूशन में भी इससे मिलती जुलती बात थी। सो अब फिर ये लाहौर रेजोल्यूशन क्या है कि इतने 1906 से लेके 1939 की जो पॉलिटिक्स है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वो तो राइट्स की पॉलिटिक्स है, हकूक की। हमें इतनी सीटें दे दो, हमारी इतनी परसेंट रिप्रेजेंटेशन रख लो, हमें नौकरियां दे दो। तो ज्यादातर राइट्स की, हकूक की पॉलिटिक्स है। 1939 से 1947 ये फिर राइट्स की पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं है, बल्कि सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स ज्यादा है, कि हमें अलग मुल्क चाहिए बस। तो ऐसा क्या था लाहौर रेजोल्यूशन में कि उसके अलावा कई और प्लान्स भी इंडिया में आए, कोई कामयाब नहीं हुआ। लाहौर रेजोल्यूशन सिर्फ 7 सालों में कामयाब हो गई, अलहदा मुल्क मुसलमानों को इंडिया में मिल गया, इंडिया से कट के। इसको फिर अब कल देखेंगे, लाहौर रेजोल्यूशन और फिर अगली जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको फिर कल देखेंगे। लंबा काम है लाहौर रेजोल्यूशन का, एक सिटिंग में आधा आज हो आधा कल, तो मजा नहीं आना। उसको कल फिर लाहौर रेजोल्यूशन और आगे की डेवलपमेंट्स को देखेंगे। जी स्लाइड्स आज मैं वो रिकवर जो है वो देख लूं, वो कल वाली तो करंट अफेयर की नहीं हुई थी, यहाँ पाक फेयर की तो सच हुई थी, वो कर देता हूँ। हमने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्यों नहीं किया? ये हाफिज साहब जरा मुझे माइक में आपका ऑन कर देता हूँ, ये मुझे मेरे लिए भी एक ये नई चीज है कि ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होते हैं, कुछ समझ नहीं आई बात की। बाकी भी जरूर आपकी इस बात से
मुस्तफीद होना चाहेंगे। क्या आप सवाल क्या करना चाहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर वो जैसे हमने रिलीजियस सर जैसे कहते हैं ना कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू ये था, वो इंडो पाक में सर सवाल आया था लास्ट 2021 में ना कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में ये मसाइल हुए थे, तो मतलब इसमें हमने इस तरह की ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है? सर वो आपने आई सॉरी सर आईआर में ना हमने पढ़ा था उधर कल परसों। नहीं, वो तो तो होता है, लेकिन होता क्या है इससे मुराद क्या? ज़ाहिर आपने सवाल किया तो सर कोई इससे मतलब तो होगा ना आपका। अच्छा सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस सर जो आपने बताया था कि आप स्ट्रक्चर्स देखते हो, जैसे पॉलिटिकल उसमें क्या है, रिलीजियस में मसले क्या है, या फिर सोशल, इस तरह का सर वो स्ट्रक्चरल होता है। अच्छा अच्छा, ठीक हो, ठीक हो। मुझे नहीं आता कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। कम्युनल अवार्ड में कर दी गई थी। जो चीजें मुसलमानों की मानी गई वो हमने बताई, जो मुसलमानों की नहीं मानी गई थी उनमें ये एक थी कि मेजॉरिटी जो है, मुसलमान चाहते थे कि जहां जितनी मेजॉरिटी है उसके मुताबिक सीटें मिलें, लेकिन कम्युनल वार्ड में मेजॉरिटी के हिसाब से सीटें नहीं मिली थी। ये नहीं कि मुस्लिम्स को नहीं मिली थी, किसी को भी नहीं मिली थी कि आबादी के लिहाज से सीटें एग्जैक्ट मिल जाएं, किसी भी एक ग्रुप को नहीं मिली थी। तो वो कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है पॉइंट। ओवरऑल ही ब्रिटिश ने किसी को भी मेजॉरिटी उसकी नंबर ऑफ यानी कि पॉपुलेशन के मुताबिक नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट नहीं की, कम की थी। यानी माइनॉरिटीज को जो जिस सूबे में माइनॉरिटी में उसको ज्यादा सीटें दी थी। वेटेज फार्मूला कहते हैं उसको। क्योंकि बलूचिस्तान को प्रोविंस रिकग्नाइज नहीं किया ब्रिटिश ने, इसलिए नहीं हुए। जो प्रोविंस रिकग्नाइज होगा उसी में इलेक्शन होंगे ना। बलूचिस्तान को प्रोविंस रिकग्नाइज नहीं किया ब्रिटिश ने, इसलिए नहीं हुए। सर ये सिंपली रिसोर्सेज ड्रेन करना वर्ल्ड वॉर के लिए कैसे एक बड़ा स्टेप हो सकता था? ये रिसोर्सेज ड्रेन तो पहले भी होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि कांग्रेस का ये क्लेम था कि हम मेजॉरिटी पार्टियां, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे से पूछा नहीं गया, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स तो नहीं थी। जिना के 14 पॉइंट में 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन कराए थे, 7 पॉइंट्स के बारे में कहा था कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं। 7 पॉइंट्स जो अदर 7 पॉइंट्स हैं जिना के 14 पॉइंट्स में, वो इंडियन पॉलिटिक्स में
रिपीट नहीं हो रहे, ना जिना के 14 पॉइंट्स से पहले, ना जिना के 14 पॉइंट्स के बाद। तो जो 7 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट 7 पॉइंट्स, वही पहले भी रिपीट हो रहे हैं, बाद में भी रिपीट हो रहे हैं। जी इरफान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कल के लेक्चर में इकबाल और मुजद्दिद के बारे में पूछना था सर। जैसे मतलब कल आपने जेनेसिस ऑफ नेशन में पढ़ाया कि इकबाल फिर अपनी बात को ले जाता है आइडेंटिटी ऑफ नेशन पे, कि जब वो हम्म, थ्रेट होती है तो तभी जाके एक नेशन बनती है। तो हम्म, उसमें तो सर कह सकते हैं कि ये इकबाल फिर मुजद्दिद से अपनी वो लेगेसी उठा रहे हैं, कि मुजद्दिद भी यही कहता है कि जो इस्लामिक रूल जो डिके हो रहा है उसमें ये है कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिए और हम ज़्यादा जो है ना हिंदूज को बीच में लेके आ रहे हैं, जिस वजह से जो है ना मुसलमानों की शनाख्त जो है ना अंडर थ्रेट है। ठीक है, बात ऐसे ही है, लेकिन इकबाल मुजद्दिद को कोई अपने एड्रेस में हाईलाइट नहीं करता। सर लेकिन मुजद्दिद को इंडियन पॉलिटिक्स में रीसरफेस करवाने में इकबाल का बड़ा हाथ है। इकबाल काफी इन्फ्लुएंस है मुजद्दिद से। सही हो, क्योंकि सर उसमें ये है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मुजद्दिद फिर भी हम देख सकते हैं कि जो है मुस्लिम रूल है किसी न किसी सूरत में। और इधर इधर ये डिफरेंस आ जाएगा कि जहाँ पे मतलब हम लोग जो है ना मिनॉरिटी में या अंडर रूल रह रहे हैं फॉरेन ब्रिटिश रूल के। ऐसा ही है, ऐसे ही है। जो जो स्कॉलिस्टिक आर्गुमेंट है इकबाल के, वो स्कॉलिस्टिक आर्गुमेंट सारे मुजद्दिद से ही इंस्पायर्ड है, उसी से डिराइव है। सही हो गया सर। थैंक यू सर। ओके जी, कल फिर लाहौर रेजोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।